नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है, और वो है कर्ज का भारी जाल। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे। हम इस निराशा से निकलकर आर्थिक आज़ादी तक पहुंचने की एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक रणनीति पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में उतरते हैं। सोचिए जरा, फोन पर बस एक टैप किया और मिनटों में लोन मिल गया। आज मनपसंद चीजें खरीदना कितना आसान हो गया है ना। ये आसान ईएमआई बाहर से तो एक बड़ी सुविधा लगती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या ये आज के समय का एक नया और खतरनाक जाल है? क्या इस आधुनिक सुविधा ने लोगों को लगातार ईएमआई चुकाने के एक बेहद तनावपूर्ण चक्र में फंसाकर नहीं रख दिया है? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है, और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य आधार है। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम 5 मुख्य कदमों से गुजरेंगे। पहला, आधुनिक कर्ज का जाल। दूसरा, हमारी वित्तीय सच्चाई। तीसरा, कर्ज चुकाने की ठोस रणनीति। चौथा, बजट और खर्चों पर नियंत्रण। और आखिर में, आने वाले कल के लिए वित्तीय साक्षरता। तो चलिए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मॉडर्न डे ट्रैप। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा उधार लेना तो बिल्कुल मक्खन की तरह आसान है, पर उसकी भरपाई उतनी ही दर्दनाक। जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं अक्सर कर्ज का कारण बनती हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, ये 2022 की इस कंज्यूमर रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। जरा देखिए, कर्ज बढ़ने के मुख्य कारणों में 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स का है, और 18% हिस्सा होम लोन्स का है। बाकी 62% अन्य जगहों से आता है। मतलब, जो चीजें हमारी रोजमर्रा की सुविधा के लिए बनी थीं, वही आज के समय में सबसे बड़ी वित्तीय समस्याएं पैदा कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। ये है अपनी वित्तीय सच्चाई को समझना, यानी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी सही पहचान करना। इस घबराहट वाले माहौल से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित 4 स्टेप रिकवरी प्लान है, एकदम सिस्टमैटिक। पहला, अपनी असलियत को पहचानना। दूसरा, पैसा चुकाने का एक ठोस प्लान बनाना। तीसरा, एक सख्त बजट तैयार करना। और चौथा, भारी ब्याज दरों से बचना। यकीन मानिए, ये 4 कदम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब सवाल है कि इस आकलन की शुरुआत कैसे की जाए। इसके लिए हर एक छोटी बड़ी डिटेल को कागज पर उतारना होगा। जैसे सभी जगहों से लिया गया कुल कर्ज कितना है, हर एक लोन पर ब्याज कितना लग रहा है, हर महीने की पक्की आमदनी कितनी है, हाथ में कैश कितना बचा है और पास में कितनी संपत्ति है। जब ये सब कुछ आईने की तरह आंखों के सामने लिखा होता है ना, तभी इंसान को समझ आता है कि असल में वो खड़ा कहाँ है। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन पैक हिस्से पर, कर्ज चुकाने की रणनीति। अब वक्त आ गया है सीधे नंबर्स पर प्रहार करने का। ध्यान दीजिए नंबर्स पर, 15 से 40%। ये महज कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक तरह का फाइनेंशियल ब्लैक होल हैं। अक्सर आसान ईएमआई के ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू के पीछे यही भारी भरकम ब्याज दरें छिपी होती हैं, जो धीरे धीरे पूरी कमाई को निगल जाती हैं और कर्ज से कभी बाहर नहीं आने देती। तो इसका इलाज क्या है? इसका एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक समाधान है, लोन कंसोलिडेशन। सोचिए, अगर 4-5 छोटे छोटे लेकिन भयंकर ब्याज वाले लोन्स चल रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग चुकाने के बजाय बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया जाए जिसका ब्याज काफ़ी कम हो। उस एक लोन से उन सभी महंगे लोन्स को एक झटके में ख़त्म किया जा सकता है। इससे हर महीने की ईएमआई का बोझ तो कम होता ही है, ब्याज के रूप में जा रहे हज़ारों रुपए भी बच जाते हैं। मास्टर स्ट्रोक है ना? हमारा चौथा हिस्सा है बजट और खर्चों पर नियंत्रण, यानी हमारा कैश फ्लो आखिर जा कहाँ रहा है, इसे मैनेज करना। कर्ज चुकाने के इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए अनुशासन। आमदनी, जरूरी खर्च और फिजूल खर्च, इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक एक रुपए का हिसाब रखना होगा। जैसे ही दिखावे वाले या अचानक आई लालच वाले गैर जरूरी खर्चों पर ब्रेक लगता है, तो जो पैसा बचता है उसे सीधे कर्ज खत्म करने में लगाया जा सकता है। यही ठोस बचत आगे का रास्ता तय करती है। और यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। क्रेडिट कार्ड का सिर्फ न्यूनतम भुगतान या मिनिमम अमाउंट पे करना एक बहुत बड़ा छलावा है। इसके हिडन चार्जेस इतने खतरनाक होते हैं कि कर्ज का पहाड़ कभी छोटा ही नहीं होता। इसलिए किसी भी नए लोन से बचना है
और ये सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने की आदत को तो तुरंत अलविदा कह देना चाहिए। अब पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, वित्तीय साक्षरता और हमारा भविष्य, यानी इस कर्ज के चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ना। यहाँ मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का एक बहुत ही कमाल का थॉट है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि घर और गाड़ी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन ये विचार कहता है कि असल में ये हमारी देनदारियां यानी लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो इस पारंपरिक सोच को ही चुनौती देता है कि हम आखिर संपत्ति कहते किसे हैं। तो फिर इनका सही मतलब क्या हुआ? एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारी का फर्क समझना बेहद आसान है। एसेट वो है जो हमारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो है जो हमारी जेब से पैसा निकाल लेती है। बस इतना ही सिंपल है। वित्तीय शब्दावली को अगर इस तरह आसान भाषा में समझ लिया जाए तो भविष्य में खरीदारी के फैसले कभी गलत नहीं होंगे। भविष्य को पूरी तरह सेफ रखने के लिए 4 मजबूत पिलर्स खड़े करने होते हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड बनाना। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ताकि बीमारी के वक्त कोई बड़ा वित्तीय झटका ना लगे। तीसरा, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना। और चौथा, सही जगह बचत और स्मार्ट निवेश करना। कल को अगर नौकरी चली जाए या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यही बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज सबसे बड़ी ढाल बनती है। अंततः हमारी इस पूरी चर्चा का एक ही बड़ा मकसद है। कर्ज से आज़ादी का असली मतलब है अपनी मेहनत की कमाई पर अपना पूरा कंट्रोल होना। जब इंसान खुद को इस कर्ज से मुक्त कर लेता है तब वो अपने पैसे को अपने सपनों और लक्ष्यों पर खर्च कर सकता है। पैसों की चिंता से आज़ाद होकर एक सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब इस कर्ज का भारी बोझ कंधों से हट जाएगा तो वो सच्ची आर्थिक आज़ादी आखिर कैसी दिखेगी? एक बार इन वित्तीय चुनौतियों को पार कर लिया तो आगे एक बहुत ही शानदार जिंदगी इंतजार कर रही है। थोड़ी सी वित्तीय समझ और अनुशासन ही इस आज़ादी की चाबी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत